देखिए अंतरराष्ट्रीय संगठन जो चैप्टर 6 है, बिल्कुल आधे घंटे भूलिएगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये बात हुई कि अंतरराष्ट्रीय संगठन की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर क्या जरूरत पड़ी कि अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाने पड़े। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक, 1914 से 1918 तक ही मानते हैं हम लोग, ठीक है, चला। और उस युद्ध के बाद लोगों को लगा, क्योंकि छोटे छोटे मामलों पर भी है ना, देश आपस में सीधे युद्ध की घोषणा कर देते थे। छोटे से विवाद थे, उसमें भी लड़ाइयां हो जाती थी, युद्ध हो जाता था। तो विश्व के जो बड़े और शक्तिशाली देश थे, उन्होंने सोचा कि एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन या ऐसा एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय मंच होना चाहिए, जो कि दो देशों के बीच में बातचीत करा सके और सुलह करा सके। ठीक है, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे जाकर के लीग ऑफ नेशन की स्थापना की। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, लीग ऑफ नेशन क्या था। ठीक है, लीग ऑफ नेशन के बनने के बाद भी, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई, और उसके बनने के बाद भी द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। तो माना गया कि जो पहले अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया गया था, जिसको राष्ट्र संघ कहा जाता था, है ना, लीग ऑफ नेशन या राष्ट्र संघ, इंग्लिश में नाम उसका, हिंदी में राष्ट्र संघ कहा जाता था और इंग्लिश में लीग ऑफ नेशन। तो ये उतना इफेक्टिव नहीं था। ये लोगों के बीच में जो विवाद थे, जो मुद्दे थे, उनको सही तरह से उसका निपटारा नहीं कर पा रहा, इसमें बहुत कमियां थी। तो आगे जाकर के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक हुआ, 1939 से 1945 तक। तो 1945 के बाद देशों ने सोचा कि अब एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन की जरूरत है जो कि पहले वाले अंतरराष्ट्रीय संगठन के मुकाबले ज्यादा प्रभावशाली हो और जिसका दबदबा भी, जिसकी बात पूरे देश के, पूरी दुनिया के लोग सुने भी। ठीक है ना, बता रहे। तो राष्ट्र संघ, बता, राष्ट्र संघ की जगह अब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ को ही यूनाइटेड नेशन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे हुई वो देखिए, क्या क्या उसके पीछे इतिहास था। सबसे पहले अगस्त 1941, बॉक्स देखिएगा, पेज नंबर 84। अगस्त 1941 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए। अटलांटिक चार्टर एक तरह का समझौता था। उस पे विंस्टन चर्चिल, जो ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री थे, और रूजवेल्ट, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश थे ये लोग। और जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो विजेता देश भी थे ये लोगों ने, जर्मनी को हराया था, जापान को हराया था। तो इन्होंने संधि पे हस्ताक्षर किया। जनवरी 1942 में क्या हुआ कि धुरी शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे 26 मित्र राष्ट्र अटलांटिक चार्टर के समर्थन में वाशिंगटन में मिले, और दिसंबर 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर हुआ। धुरी शक्तियां अंडरलाइन करिएगा क्या है। धुरी शक्तियों का मतलब है कि जापान, इटली और जर्मनी, ये धुरी राष्ट्र कहे जाते थे। इन तीनों देशों ने मिलकर के एक गुट में थे, और मित्र राष्ट्र वो थे जो कि अमेरिका, ब्रिटेन, पूरे फ्रांस और भी यूरोप के जितने देश थे, रूस भी उसमें शामिल था, जो इनके खिलाफ थे। धुरी राष्ट्र कौन थे? जर्मनी, इटली और जापान। और मित्र राष्ट्र में मुख्य रूप से रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, और भी बहुत सारे थे। तो ये सारे क्या हुए कि दिसंबर 1943 में वॉशिंगटन में मिले, एक जगह मीटिंग हुई, सब आए, और 26 के 26 जो देश थे उन लोगों ने एक घोषणा पर, संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर किया, साइन की। ठीक है, फरवरी 1945 में क्या हुआ? तीन बड़े नेताओं रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन, स्टालिन रूस के राष्ट्रपति थे, चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और रूजवेल्ट यूएसए मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इन तीनों लोगों ने याल्टा सम्मेलन
में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन करने का निर्णय लिया। याल्टा में एक सम्मेलन हुआ, मीटिंग हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ, वहां पे ये तीनों गए थे और उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से रिलेटेड एक और हम लोग सम्मेलन जल्दी ही करेंगे, निर्णय लिया। अप्रैल से मई 1945 में सैन फ्रांसिस्को, जो कि यूएसए में पड़ता है, में संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाने के मसले पर केंद्रित 2 महीने लंबा सम्मेलन चला। सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका ऐसे है ना, ठीक है, पैसिफिक ओशियन के तट पर। हॉलीवुड का नाम सुना है आप लोगों ने ना, हॉलीवुड जो इंग्लिश मूवीज बनाते हैं, तो हॉलीवुड सैन फ्रांसिस्को में। गोल्डन गेट भी कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को, गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, मैंने छोटी मोटी बात नहीं है। तो वहां पर 2 महीने लंबा सम्मेलन चला और विचार विमर्श होते रहे। दुनिया के बहुत सारे राष्ट्र आए वहां पे, जो भी देशों के बड़े बड़े नेता थे वो लोग आए और उन लोगों ने इस बात पर फैसला लिया कि एक संयुक्त राष्ट्र संघ नाम का सम्मेलन, एक संगठन बनाया जाए। 26 जून 1945 को क्या हुआ, एकदम अच्छे से, ये अगर टाइमलाइन आपने समझ लिया, जो बॉक्स में लिखिएगा नोट्स में आइए, बस संयुक्त राष्ट्र संघ आपने समझ। 1984 लिखा है, हाँ, अरे फोटो कॉपी कर लिया और काटेगा। अब 26 जून 1945 को क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर 50 देशों के हस्ताक्षर, चार्टर हुआ और 50 देशों ने उस पर साइन किया। चार्टर मतलब कि एक क्या होता है कि लेटर होता है, ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों का एक होता है कि ये संगठन ये करेगा, गरीबों के लिए ये करेगा, विश्व में शांति बनाए रखेगा, युद्ध होगा तो सब साझा एक साथ लड़ने के लिए जाएंगे, किसी भी युद्ध एक पे अगर अटैक किया जाएगा तो सब पे ये अटैक माना जाएगा। इस तरह की जो बातें होती हैं वो चार्टर में होती है, ठीक है। पोलैंड ने 15 अक्टूबर को साइन किया इस पे। पोलैंड एक देश है जर्मनी के बगल में। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 मूल संस्थापक सदस्य बन गए। मूल संस्थापक, ध्यान दीजिएगा, मूल संस्थापक मतलब कि जो फर्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ की मीटिंग हुई और जिस मीटिंग में ही इसकी स्थापना की घोषणा की गई, वहां पर 51 देशों ने साइन किए थे, ठीक है। उन 51 देशों को मूल संस्थापक संयुक्त राष्ट्र संघ का कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर को हुई, ठीक है। साइन उस समय हो गए थे, लेकिन 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हो गई और संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लेना। ये रहा, पेन तो दिया हुआ। 30 अक्टूबर 1945 को भारत कब शामिल हुआ, ये भी क्वेश्चन आता है। 30 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी अंडरलाइन कर लीजिएगा और नीचे वाला भी, 24 अक्टूबर 30 अक्टूबर दोनों इंपॉर्टेंट है और आपको वीडियो मिल जाएगा। रात को अगर कोई मुझे कॉल कर दे तो जितने भी वीडियो बनाए सब कुछ अपलोड है, ठीक है ना। 12th वाले बच्चे जोश नहीं दिखाते, मेरा जोश खुद ठंडा पड़ जाता है। भारत बस बेटे 9 बजे, तुम्हें मैं परेशान नहीं करना चाहता। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कैसे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी, ठीक है। और जैसा कि बोला था कि इसके होते हुए भी दूसरा विश्व युद्ध हो गया, ये सब मैंने पहले बता रखा है। ये फ्लो चार्ट को टर्न द पेज, टर्न, आगे चलिए। जो मैंने उस फ्लो चार्ट में समझाया ना, वही पूरा ये इतने चीजों में लिखा हुआ है। पेज नंबर 86 का है ना, सेकंड पैराग्राफ पे आइए। 2011 तक अंडरलाइन करो, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 थी, ठीक है। अब संयुक्त, इसके नीचे लिखिए, इसमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल हैं जो इंडिपेंडेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में हर एक सदस्य को 1 वोट हासिल है। इसकी सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं, इनके नाम अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल में 2 तरह के मेंबर, सुरक्षा परिषद मेन बॉडी है सुरक्षा परिषद, उसमें एक तो होते हैं अस्थायी सदस्य या परमानेंट मेंबर और दूसरे अस्थायी सदस्य या टेम्पररी मेंबर।
अस्थाई सदस्य 5 है, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और अमेरिका। ठीक है, याद कर रखिएगा, इसको पेपर में आएगा। ये कभी नहीं हट सकते, परमानेंट है ये कभी हटते नहीं है। जब से संयुक्त राष्ट्र संघ बना तब से इनके पास वीटो का राइट है। अगर मान लो 5 देश हैं, इसमें से 4 देश ने कहा कि अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन ने अटैक किया है अफगानिस्तान से, तो सब लोग मिलके है ना अफगानिस्तान पे अटैक किया जाएगा या बदला लिया जाएगा। और चीन ने अगर कहीं वीटो लगा दिया ना, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ में फिर रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाएगा, वो संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना फिर नहीं जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो वीटो पावर भी होता है। दूसरा क्या है कि इसमें 10 अस्थाई सदस्य भी होते हैं, है ना, 10 अस्थाई सदस्य भी होते हैं जो हर 2 सालों के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, हर देश का एक प्रतिनिधि होता है। 193 देश मतलब 193 प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव। जैसे पार्लियामेंट में क्या होता है, हर 10 लाख की जनसंख्या पे एक एमपी या एमएलए जाके चुन के जाता है ना, एमपी चुन के जाता है, तो 10 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव, तो 545 या 500, अभी 552 है, उसे 545 टोटल चुने जाते हैं, सीट हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ भी एक तरह की पार्लियामेंट है ना, वर्ल्ड पार्लियामेंट कहा जा सकता है उसको। और वर्ल्ड पार्लियामेंट में हर सदस्य देश के एक एमपी समझ लो या रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाते हैं। हर एक मेंबर का, वो अमेरिका हो चाहे छोटा सा देश कांगो हो, सबका एक ही वोट माना जाता है। इस आम सभा का जो हेड होता है उसको महासचिव या सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है। ठीक है, अभी एंटोनियो गुटेरेस है इसके महासचिव। देखिए, अब यह नीचे वाला बॉक्स है बेटा, ये जो पैराग्राफ है, इसमें कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुत सारे ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके अंदर काम करते हैं, लेकिन इसमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट है जो हमारे काम जो आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, हाँ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव या जो हेड होता है वो चुना कैसे जाता है, पहले में ये बता, वो 5 सालों के लिए चुना जाता है। एक बार चुन लिया गया तो 5 साल तक हटाएगा। ठीक है, महासचिव की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, अस्थाई सदस्य का वोट का तो नहीं है, मैं बता रहा हूँ मेन काम क्या है। वो रिकमेंड करते हैं, सिफारिश करते हैं कि ये आदमी संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बनाया जाना चाहिए। उसके बाद वोटिंग होती है, आम सभा जो 193 मेंबर वाली है, अभी तो ज्यादा भी हो गए होंगे 2-4, तो वो लोग वोटिंग करेंगे और वोटिंग करेंगे, उसके बाद अगर वो जीत गया तो 5 साल तक रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। 204 के करीब होगा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, 200 से कुछ कम है, 197 या 98 है। रुको मैं म्यूट करके एक बार चेक कर लेता हूँ, आप लोग को यहाँ पे लिखवा देता हूँ। चल दे। अब देखो, मैंने कोल्ड वॉर पढ़ाया था और कोल्ड वॉर कटा नहीं है, तुम्हारी मैडम कटवा रही है बिना मतलब का। किसने कहा था कोल्ड वॉर की कट गया? कोल्ड वॉर के बारे में कह रहे थे कुछ, मुझे चैप्टर 3 तो मेरे को पता है, तुम हिस्ट्री की कह रही थी, हो भी सकता है कट गया, लेकिन कोल्ड वॉर कट गया उसने बोला था नेट पे। चलिए देखिए, कोई बात नहीं, ये सब भी रिकॉर्ड हो रहा है। चुप। शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या सुधार हुए? शीत युद्ध मैंने पढ़ाया था, और क्या युद्ध नहीं हुआ कोल्ड वॉर के कारण। तो कोल्ड वॉर के बाद, एक तो कोल्ड वॉर पहले हुई, उसकी कोल्ड वॉर जब खत्म हो गया तो सोचा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कुछ ना कुछ और सुधार की जरूरत है। और वो क्या सुधार हुए? देखिए, बदलते परिवेश में जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी संगठन में सुधार और विकास की जरूरत होती है। परिवर्तन ही आविष्कार की जर्नी है ना, जैसा कि आप लोग संसार का नियम है। अच्छा, आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी। देख, तो अब इसमें 2 तरह के सुधार की बात। नेक्स्ट पेज, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने 2 तरह के बुनियादी सुधारों का मसला है। 2 तरह के सुधार करने की जरूरत है। अब ये 2 तरह के सुधार क्या है? पहला तो ये कि इस संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रियाओं में सुधार किया जाए। दूसरे, इस संगठन में के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए। लगभग सभी देश सहमत हैं कि दोनों ही तरह के सुधार जरूरी है। दोनों के बीच में सहमति इस बात पर नहीं है
कि इसके लिए दरअसल ठीक करना क्या है, कैसे करना और कब करना चाहिए। सब देश चाहते हैं। अब जैसे मान लो सुरक्षा परिषद का मामला है, सुरक्षा परिषद में वही अस्थायी सदस्य रहेंगे, 5 ही रहेंगे और कोई बन ही नहीं सकता। ऐसा क्यों भाई, वे तो सैकड़ों साल पहले का मामला था। अब उसको कैसे, क्यों आप ऐसा कह रहे हो कि ऐसा ही रहेगा? इसमें चेंज होना चाहिए ना। आप अमेरिका, फ्रांस ऐसा क्या है जो कि चीन के सॉरी भारत के पास नहीं है? फ्रांस से ज्यादा जीडीपी हमारे पास, बहुत कुछ है, पावर भी है, बहुत चीजों में हम लोग आगे हैं। ब्रिटेन से भी बहुत चीजों में आगे हैं हम लोग। तो हम लोग को क्यों नहीं दिया जाए परमानेंट? चीन को हटाने की कह रहे थे। ये तो देखो, चीन एक औकात रखता है, चीन की हैसियत है कि वो स्थायी सदस्य बना रहा है। एशिया का सबसे ताकतवर देश है, क्यों नहीं बना रहे भाई? अपनी दुश्मनी के चलते नहीं है। लेकिन भारत को भी मौका मिलना चाहिए। भारत भी ब्रिटेन और फ्रांस के मुकाबले में है ना? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि इस प्रक्रियाओं में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस सुरक्षा परिषद के कामकाज, है ना, कामकाज को लेकर के। इससे जुड़ी हुई यह मांग है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी, अंडरलाइन करो, सेकेंड पैराग्राफ पूरा अंडरलाइन जो मैं कह रहा हूं। मांग यह है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि समकालीन विश्व राजनीति के वास्तविकताओं की इस संगठन में बेहतर नुमाइंदगी हो सके। कहने का मतलब यह है कि 5 ही लोग अस्थायी सदस्य क्यों बने या मेंबर क्यों बने, और 10 ही लोग अस्थायी क्यों बने? दुनिया में आप और भी संख्या बढ़ाओ ताकि और भी देशों को मौका मिले अपने आप मैंने काम करने का या अपनी बातों को सामने रखने का। ठीक है, खास तौर पर एशिया से खास तौर से एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के ज्यादा देशों को सुरक्षा परिषद में सदस्यता देने की बात होती है। इन देशों को मौका मिला ही नहीं। जब होता है तो आप यूरोप और अमेरिका के देशों को ही सामने लेकर के आते हो। इन देशों में ज्यादा जनसंख्या है, ज्यादा दुनिया की जनसंख्या निवास करती है, इनको भी मौका मिलना चाहिए। ठीक है, इसके विपरीत अमेरिका और पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र संघ की बजट से जुड़ी प्रक्रिया और इसके प्रशासन में सुधार चाहते हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो भी बजट होता है उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा अमेरिका और यूरोप ही कंट्रीब्यूट करता है, पैसे देता है, डोनेशन, क्योंकि इन देशों के डोनेशन पे ही संयुक्त राष्ट्र संघ चलता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि आप इस डोनेशन पे हम ही क्यों दें? दुनिया के सब फायदा उठाना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हम सुरक्षा परिषद में आए, अस्थायी अस्थायी सदस्य की संख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, आओ, वो भी होना चाहिए और साथ ही साथ उनको पैसे भी देने चाहिए। हर देश की अपनी अपनी मांग है। देखिए, जहां तक संयुक्त राष्ट्र में किन्हीं मुद्दों को ज्यादा प्राथमिकता देने अथवा उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार में लाने का सवाल है, तो कुछ देश और विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह संगठन शांति और सुरक्षा से जुड़े मिशनों को ज्यादा प्रभावकारी और बड़ी भूमिका निभाए। जैसे औरों की इच्छा है कि यह संगठन अपने को विकास और मानवीय भलाई के कामों, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, मानवाधिकार, लिंगायत न्याय और सामाजिक न्याय तक सीमित रखे। अब एक बात तो ये हो गई कि संयुक्त राष्ट्र संघ में पहला सुधार क्या होना चाहिए कि सुरक्षा परिषद में अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका के देशों को ज्यादा से ज्यादा सदस्यता मिले, उनको मौका। दूसरा, अमेरिका और पश्चिमी देश, जिसको टोटल पश्चिमी देश हम कह सकते हैं, वो मानते हैं कि सुरक्षा परिषद के बजट में अमेरिका और यूरोप की तरह ही एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का भी ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन, योगदान होना चाहिए। तीसरी बात, कुछ लोग ये विशेषज्ञ मानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को, ठीक है, आपसी झगड़े के निपटारे के साथ साथ विश्व में स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा से लेकर के, भूखमरी, गरीबी को लेकर के, कृषि की सुधार को लेकर के, पर्यावरण के सुधार को लेकर के ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आगे आना चाहिए, उसका काम दिखना चाहिए। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इन कामों को ये सीमित रखे, बस ये देशों के बीच में होने वाले झगड़े का निपटारा ही कर। ठीक है, इस तरह से भी मांगे हैं। ये जो बॉक्स में है सब लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव लोग हैं। ठीक है, अभी गुटरेस से चाहे इसमें नहीं, गुटरेस है, गुटरेस से चाहे सबसे नीचे। आगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के तत्काल बाद सन 1945 में हुई थी, जैसा कि आपको बताया मैंने। इस महायुद्ध के बाद विश्व राजनीति की जो सच्चाइयां थी उसी के अनुरूप इसका गठन हुआ और इसके कामकाज से तत्कालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताएं झलकती थी।
शीत युद्ध के बाद ये सच्चाइयां बदल गई। 1991 से आए बदलावों में से कुछ निम्नलिखित है। सोवियत, देखिए 1991 जैसा कि हमारा टॉपिक क्या था कि शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या क्या सुधार, ये क्वेश्चन आएगा लॉन्ग, तो आप यहां अंडरलाइन करिए। 1991 से आए बदलावों में से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला, सोवियत संघ टूट गया, बिखर गया, मैंने आप लोग को पढ़ाया था, दो ध्रुवीयता का अंत। अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर है इसमें, अभी भी द्वितीय शीत युद्ध के बाद सबसे अधिक पावरफुल कौन है? अमेरिका। दो ही विश्व की शक्तियां थी, एक था रसिया और दूसरा अमेरिका। रसिया तो ऐसे ही बिखर गया, सोवियत संघ बिखर गया, यूएसएसआर, तो अब अमेरिका ही सबसे ताकतवर है। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य रूस और अमेरिका के बीच अब संबंध कहीं ज्यादा सहयोगात्मक है। पहले सोवियत संघ और अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, दोनों एक दूसरे में लड़ते रहते थे, प्रतियोगिता करते रहते थे, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। हर देश अपने विकास की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है, ठीक है, और एक दूसरे से मित्रता का भावना भी रखता है। अब वो लड़ाई की बात ना रहे। चौथा ये परिवर्तन हुआ है कि चीन बड़ी तेजी से एक महाशक्ति के रूप में उभरा है, ठीक है, भारत भी तेजी से इस दिशा में अग्रसर है। मतलब शीत युद्ध के दौरान चीन और भारत की कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन शीत युद्ध के बाद 1991 के बाद जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, भारत और चीन विश्व में पश्चिमी और अमेरिकी देशों की मुकाबले में मुकाबला करने के लिए तैयार हो रहे हैं और ज्यादा बड़ा ताकत बन रहे हैं। आर्थिक रूप से आप समझ सकते हैं, या सैन्य रूप से, ठीक है, या विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा ही विकास कर रहे हैं। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है। अप्रत्याशित दर मतलब कि अनएक्सपेक्टेड रेट, जो उम्मीद भी नहीं की जाती। किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि एशिया के देश इतनी तेजी से आर्थिक विकास कर, समझ रहे हैं, लेकिन हो रहा है। चीन उतना ही डेवलप हो रहा है, जापान वैसे ही हो रहा है, फिर से भारत वैसे ही हो रहा है ना। दक्षिण कोरिया डेवलप कर रहा है, ताइवान डेवलप कर रहा है, हांगकांग डेवलप कर रहा है, सारे देश, इंडोनेशिया कर रहा है, मलेशिया कर रहा है, सिंगापुर कर रहा है, देशों में कमी नहीं है। अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए। ये देश सोवियत संघ से आजाद हुए देश हैं और पूर्वी यूरोप के भूतपूर्व साम्यवादी देश। अब देखो, सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया। सोवियत संघ वाला आपने चैप्टर मैंने आपको नहीं पढ़ाया था और वीडियोस बनाई थी मैंने उनसे, तो मैं कर दूंगा। तो सोवियत संघ का मतलब ये था कि रूस और पूर्वी यूरोप का जो पूर्वी हिस्सा था उसके जितने भी देश थे, 15 देश रूस को मिला के, ये एक संगठन में मिलके रहते थे जिसको सोवियत संघ कहा जाता था। 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव रूस के राष्ट्रपति बने और उन्होंने जो सुधार किए उसके बाद क्या हुआ कि रूस और इसके साथ साथ जितने भी सदस्य देश है सब अलग अलग आजाद हुए। तो ये जब आजाद हुए तो बाद में आप सोचे कि किसी ना किसी संगठन में तो हमें शामिल होना ही पड़ेगा, तो ये सारे के सारे संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य जाके बने, ठीक है। विश्व के सामने चुनौतियों की एक पूरी नई कड़ी सामने आ गई, ठीक है, और भी चुनौतियां सामने आई। शीत युद्ध के बाद की बात है। पहला, जनसंहार, गृह युद्ध, जातीय संघर्ष, आतंकवाद, परमाणुविक प्रसार, ठीक है, जलवायु में बदलाव, पर्यावरण की हानि और महामारी। विश्व के अधिकतर देश क्या कर रहे हैं? एटम बम बना रहे हैं, परमाणु हथियार बना रहे हैं। अब परमाणु हथियार बना रहे हैं विश्व के अधिकतर देश, तो पूरी दुनिया में एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति बनी हुई है। अगर कभी थर्ड वर्ल्ड वॉर हो भी जाए तो आप समझ लीजिए ना कि अगर 2-4 देश इधर 2-4 देश उधर भी अगर रह गया तो पूरी धरती का नाश कर देंगे, समझ रहे हैं। और जलवायु में परिवर्तन हो ही रहा है, पर्यावरण का बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। ऐसी दशा वर्ल्ड वॉर तो अब मान लो कि कोई देश अगर ये देखो जो राष्ट्र के बीच में जो मामले हैं, अगर वो टेबल पे बैठ के बातचीत से नहीं निपटते तो वो युद्ध करेंगे और उस युद्ध को सपोर्ट करने के लिए 2-4 देश और उसके साथ हो जाए, मामला खराब हो, भाईचारा लेके जाएगा। देखिए रिकॉर्ड हो रहा है, शांत रहिए। ऐसी दशा में जब शीत युद्ध का अंत हो रहा था तो विश्व के सामने सवाल था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का होना पर्याप्त है? संयुक्त राष्ट्र काम चला देगा, सब कुछ कर लेगा?
जो कुछ करना जरूरी है क्या उसे करने में संयुक्त राष्ट्र सक्षम है? विश्व में जितनी भी समस्याएं हैं सबको निपटारा कर सकता है, सबको ठीक ठाक कर सकता है संयुक्त राष्ट्र या नहीं कर सकता है? इसे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी बातें सामने बढ़ के आई। अब है प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार, किसके? संयुक्त राष्ट्र संघ के। देखिए, सुधार होने चाहिए, ये तो ठीक है, इस सवाल पर व्यापक सहमति है, लेकिन सुधार कैसे किए जाए ये मामला कठिन है, ये किसी को पता नहीं। कोई बोलता है सुधार ऐसे किए जाए, तब तक अमेरिका और यूरोप उसका विरोध करता है। अमेरिका और यूरोप कोई मामले लेके आते हैं कि ये चीजों में सुधार होना चाहिए, तो एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका उसका विरोध करता है। तो ये मामला बीच में अधर में फंसा हुआ है। अधर मतलब कंठ को अधर कहते हैं, मैं आपको बता दूं। हाँ, बीच में। अब गले में कुछ चीज फंस गया ना तो ये बाहर ही आ रहा है ना अंदर ही जा रहा है, बीच में फंसा हुआ है, इसको अधर करते हैं। आगे देखो, यहाँ हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सुधार पर जारी बहस की थोड़ी चर्चा करेंगे। सन 1992 में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। ये इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करिएगा। प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायतों का जिक्र किया गया। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में जो प्रस्ताव पारित किया गया या स्वीकार किया गया, उसमें 3 शिकायतों का जिक्र था। पहला, सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नामुमकिन नहीं करेगा। ठीक है, राजनीति से रिलेटेड कोई भी मामला या मुद्दा हो, 2 देश आपस में लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद उसमें बीच बचाव नहीं करने जाएगा, क्योंकि जाएगा नहीं, लड़ा देगा। समझ रहे हैं? क्योंकि सुरक्षा परिषद क्या करता है, सैन्य कार्रवाई के लिए विशेष पूर्ण रूप से इसको बनाया गया था। समझ रहे हैं? विश्व में सुरक्षा का मामला अगर बातचीत से नहीं निपटारा होता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ सैन्य कार्रवाई करेगा। तो अब कहा गया कि आप राजनीतिक मामलों में बाबूजी आप ना बोलो, आप शांत रहो, हम देख लेंगे। इसके फैसले पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती थी और इस फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता था। ठीक है, जो सुरक्षा परिषद था, सिक्योरिटी काउंसिल था, उसमें 5 ही देश तो थे और वो जो भी फैसला करेंगे राजनीतिक मामले में वो अपने तरह से करेंगे, जिसमें पश्चिमी राष्ट्रों का फायदा होता हो, ऐसे ही मामले वो करेंगे। इसलिए कहा गया कि राजनीतिक मामले कुछ भी आएंगे आप उस पर निर्णय नहीं दे सकते। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है, ये भी मामला देखा गया। शिकायत थी ना, पहली शिकायत थी कि सुरक्षा परिषद राजनीतिक मामलों को देखता है ज्यादा, वो नहीं देखना चाहिए। दूसरा कि जो भी फैसले देता है उसमें अपने ही बारे में सोचता है, पूरे विश्व की शांति के बारे में नहीं सोचता। और तीसरा, सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व अच्छा नहीं है और भी लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव की इन बढ़ती हुई मांगों के मद्देनजर 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने जांच शुरू करवाई कि सुधार कैसे कराए जाए। मिसाल के तौर पर यही कि क्या सुरक्षा परिषद के नए सदस्य चुने जाने चाहिए। ठीक है, तो कुछ सालों बाद सुरक्षा परिषद के अस्थायी और अस्थायी सदस्यों के लिए मानदंड सुझाए गए। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं कि एक नए सदस्य को किस तरह से चुना। कोफी अन्नान संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, सेक्रेटरी जनरल 1997। उन्होंने कहा कि हर बार आप लोग ये बस भाषण देते हो कि सुधार होने चाहिए होने चाहिए, अरे क्या होने चाहिए, करोगे कैसे? ठीक है, इसकी जांच हुई, कार्यवाही हुई और सिफारिश दी गई कि कोई भी अगर नए सदस्य को बनाना है, नया सदस्य बनाना है, तो सदस्य कैसे बनेगा, उसमें सिफारिश दी। देखो क्या क्या था कि बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए पहले नए सदस्य को। दूसरा, बड़ी सैन्य ताकत भी होना चाहिए, सेना भी उसके पास ताकतवर पावरफुल होनी चाहिए। और बजट जीडीपी भी बड़ा होना चाहिए, पैसे भी होने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे सदस्य देशों का योगदान भी है, ये ना कि आप अठन्नी दोना संयुक्त राष्ट्र संघ को और कह दो कि बाबूजी हम तो आपके मालिक ही बनेंगे, ऐसा नहीं। आबादी के लिहाज से भी बड़ा राष्ट्र होना चाहिए, भारत इसमें कभी भी पीछे नहीं रहेगा किसी से। ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान भी करता हो, मतलब तानाशाह नहीं होना चाहिए, वहां पर लोक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। ठीक है, संविधान के हिसाब से पूरा सरकार चलता हो, मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं होता। ये नहीं कि आया
आर्मी वाले आए और बाहुबली वाली रथ लेकर के आए और सड़क पे घूम गए, गाजर मूली की तरह 1000 आदमियों ने काट दिया, ऐसा नहीं, बाहुबली के रथ वाला नहीं। यह देश ऐसा हो कि अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। मतलब ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिटी, बिल्कुल। भारत भारत से ज्यादा अच्छा क्या है? भाषाओं को देख लो, रीति रिवाजों को देख लो, धर्मों को, जातियों को, पहनावे को, खान पान को, भारत से ज्यादा डाइवर्सिटी किसी के पास नहीं। ऐसा देश भी होना चाहिए। ठीक है, आज इतना ही रखो। जहां तक पढ़ाया मेरे को